मेरी नज़र में तो सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री पर इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में नरेंद्र मोदी जी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये मिस्टर मोदी की भाषा नहीं है कि जो है 400 पार, ये ईवीएम बोल रहा है। SC ST OBC का सवाल, जो मामला मायावती जी को उठाना चाहिए था वो मामला राहुल गांधी उठा रहे हैं। कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, दलित उत्पीड़न पर सवाल सबसे अधिक राहुल गांधी उठाते हैं, ईवीएम पर सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, बहुजनों के तमाम सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल। द इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसा मुद्दा पूरे देश भर में गरमाया हुआ है। आज SBI को फिर से पेश होना था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाते हुए कहा कि पूरा डेटा आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन के वेब पोर्टल पर पूरी जानकारी डिटेल से आपको देनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं का अकाउंट भी फ्रीज कर दिया गया है ताकि वो चंदा ना ले पाए। क्या कहेंगे सर, इलेक्ट्रल बॉन्ड पर क्या कहेंगे? एक कहावत है, बहुत पॉपुलर मुहावरा है, जब सैया कोतवाल तो डर कहेगा। हमारे यहाँ बिहार में कहावत बहुत चलता है। अब क्या है कि तमाम एजेंसियां इनकी है, इवन कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी सरकार का, मोदी सरकार का जो है असर दिख रहा था। ये हाल के दिनों में बहुत अप्रत्याशित है कि जिस तरह से जो है चंद्रचूड़ CGI जो है वो कर रहे हैं काम, ये अप्रत्याशित है, हम लोग इसको उम्मीद नहीं कर रहे थे। तो सैया कोतवाल हैं, इनका CBI इनका है, ED इनका है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर इन्होंने कब्जा कर रखा है, ये इनका है। तो अब इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर इन्होंने जिस तरह से किया, पूरी प्रक्रिया की है गुप्त रखा जाए, ये पूरा जो है सिस्टम को हैक करके इन्होंने काले धन का कारोबार किया। मेरी नज़र में तो भारतीय जनता पार्टी अपराधी है और सुप्रीम कोर्ट अगर इतना आगे बढ़कर सारा डिटेल वेबसाइट और पोर्टल पर डालने बोल रही है तो लगे हाथों सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उस पर भी FIR दर्ज करा दे, क्योंकि ये पूरी तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो भी मसला है असंवैधानिक है, इसका मतलब है सरकार में बैठे लोगों ने असंवैधानिक काम किया है। मेरी नज़र में तो सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री पर इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में असंवैधानिक जो कृत्य किया है, इस मामले में सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी पर FIR दर्ज होनी चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री पर FIR करा रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के कुछ लोगों ने भी चंदा लिया है। ममता बनर्जी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, DMK MK स्टालिन की बात करें, उनके अकाउंट में भी मोटा चंदा आया है, उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जिसने भी गलत तरीके से लिया है उस पर लेना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन कानून जो बनाने का हक है वो सरकार को। इस पे कानून किसने बनाया? इलेक्ट्रल बॉन्ड पे किसी राहुल गांधी ने बनाया क्या? कानून तो आपने बनाया और जो है उसका फायदा सबसे अधिक आप ले रहे हैं। सबसे बड़े लाभार्थी जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी लाभार्थी है। तो इसलिए इस मामले का सबसे अधिक दोष जो है भारतीय जनता पार्टी पर जाता है। और सबसे दुखद ये है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से पक्ष ले रहे हैं और उससे भी ज़्यादा बेशर्मी मीडिया दिखा रही है। मीडिया इस मामले में विपक्ष पर अटैक कर रही है। अरे भाई, सत्तारूढ़ दल ने कानून बनाया, सत्तारूढ़ दल ने सबसे अधिक पैसे लिए, उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब आपने सिस्टम में रहते हुए ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया, इसी रास्ते चोर रास्ते से पैसे आएंगे, ये गलत है। किसी भी देश में अगर आप हेल्दी डेमोक्रेसी चाहते हैं तो सबसे बड़ी शर्त यह है उस देश में चुनाव जो है फेयर हो, उस देश में जो है राजनीतिक दलों का जो चंदा है, आर्थिक लेन देन है, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना राजनीतिक शुचिता नहीं हो सकती। आप देख लीजिए जो आंकड़े आए हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, कि जिनके ऊपर CBI ED की रेड पड़ी है सबसे अधिक उन्होंने चंदा दिया है। इससे क्या पता चलता है कि सरकार ने लोगों को ब्लैकमेल किया है, उद्योगपतियों को ब्लैकमेल किया, बिजनेसमैन को, और ब्लैकमेल करके उनसे जबरदस्ती चंदा लिया है। तो ये तो वो मामला है, ये और भी बड़ा आपराधिक मामला है। अब हो क्या सकता है इस देश में तमाम संस्थाएं जो है इनके यहाँ गिरवी रखी हुई है। कोई अब सरकार बदले और कोई क्रांतिकारी सरकार, दूसरी सरकार आ जाए
तभी इस मामले में जांच संभव है, जिसकी संभावना फिलहाल तो नहीं दिख रही है कि अभी कोई जांच हो। देश के गृह मंत्री जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा है कि ये करप्शन को खत्म करने के लिए हमने ये रूल बनाया था, ये हम लेकर आए थे इलेक्टोरल बॉन्ड को। अच्छा, मतलब करप्शन को दूर करने के लिए ऐसा रूल लेकर आए कि जिसको आपको छुपाना पड़ रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका, कोई कानून आप लेकर आएंगे, ऐसा कौन सा है कि चोरी छिपे पैसा लेना? ये किसको मूर्ख बनाने की कोशिश हो रही है? यह इस देश की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश हो रही है। आप अगर शुचिता की बात करते हैं, राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को अपने वेबसाइट पर जो है डाल देना चाहिए। अब यह आपराधिक मामला चले, इस मामले में गृह मंत्री का ही ऐसा बयान आ रहा है। अब इसी बात से स्पष्ट हो जाती है, यह जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है यह इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया, और आंकड़े भी बताते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को है। ये तो 400 पार सरकार जीतने वाली है, इसलिए विपक्षी नेता बदनाम कर रहे हैं। अगर ईवीएम का इसी तरह जोर चलता रहा तो 400 पार क्या होता है, 4000 पार कर जाएं। अमेरिका इंग्लैंड में भी सरकार बना दें अगर ईवीएम से इनको चुनाव लड़ना पड़े तो। ये नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे हैं, ये मिस्टर मोदी की भाषा नहीं है कि जो है 400 पार, ये ईवीएम बोल रहा है कि 400 पार अब की बार। अच्छा, जहाँ कांग्रेस पार्टी जीतेगी, जहाँ इंडिया गठबंधन जीतेगा, वहाँ पे ईमानदारी से चुनाव होता है, और जहाँ बीजेपी जीतेगी वहाँ ईवीएम की गड़बड़ी है। पार्टी चाहे कांग्रेस चुनाव जीते या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, ईवीएम का मसला, चुनाव का मसला किसी भी पार्टी से ऊपर है। कोई भी देश किसी राजनीतिक दल से हमेशा ऊपर होता है, देश से ऊपर कोई नहीं है। चाहे कांग्रेस जीते या भाजपा जीते, देश टिका हुआ है चुनावी लोकतंत्र पर, और चुनाव की प्रक्रिया संदिग्ध होना बहुत खतरनाक है। ये लोग गजब तर्क देते हैं कि ईवीएम हैक ही नहीं किया जा सकता। धरती पर से चंद्रमा पर रोवर का रिपेयर हो सकता है, लेकिन ईवीएम हैक नहीं हो सकता। इलेक्शन कमिश्नर ने बोला है कि ईवीएम जैसा मुद्दा सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए लाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो राजीव हैं, उसका मैंने तर्क देखा, वो निहायत ही बेवकूफ़ और टुच्चे किस्म के जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लग रहे थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो है कमिश्नर की तरह नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह अपनी बात रखी है। तो अब बेशर्मी की हद है। अब देश की एक बड़ी आबादी ईवीएम के खिलाफ है, ईवीएम को बेईमान मानती है। ऐसी स्थिति में आप इतना फुहर तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ईवीएम पर बात कर रहे हैं, जबकि आपकी जिम्मेदारी है कि आप देश के लोगों को जो है समझाएं, कन्विंस करें कि ईवीएम ईमानदारी से काम करती है। वो तो कर नहीं पाए। आपको मोदी जी से दिक्कत है, चलो उन्हें आप भ्रष्ट कह रहे हैं, पूरा इंडिया गठबंधन भ्रष्ट घोषित कर दे रहा है। बहन जी को आगे बढ़ाइए, उनके अकाउंट में तो 1 रुपये भी चंदा नहीं आया, वो तो उनको तो क्लीन चिट मिल चुका है कोर्ट से। पहले तो हम ईवीएम को जो है मोदी जी को भ्रष्ट नहीं बोल रहे हैं, बल्कि यह जो सिस्टम बनाने वाला जो कोई भी आदमी है भ्रष्ट है। ये व्यक्ति विशेष से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। मोदी जी इस देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, उनको हम भ्रष्ट नहीं कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन जो राजनीतिक बातें हैं वो तो होंगी ही, और उनके सरकार रहते इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला इसलिए होगा, उन पे सवाल उठेगा, उंगलियां उठेगी। दूसरा जो मसला है मायावती जी का उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है अखिलेश यादव जी से और मायावती जी का और कांग्रेस के साथ जो चल रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। अब क्या है कि उत्तर प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां हैं, और दोनों प्रमुख पार्टियां नहीं चाहेंगी कि जो है ज़्यादा सीट इसको मिले उसको मिले, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। तो ये एक मामला हो सकता है, लेकिन अभी की परिस्थिति में तो चाहिए कि सबको एक मंच पर जो आ जाना चाहिए। पिछले 9 साल में एक बार भी इतनी बड़ी नेता है, इतनी बड़ी शख्सियत हैं, देश का दलित समाज उन पर इतना यकीन करता है, आज तक एक बार भी उन्होंने जो है इनके पक्ष में जो है SC ST OBC माइनॉरिटी के पक्ष में कोई बड़ा प्रदर्शन किया हो, ऐसा दिखता नहीं है। अब वो सीनियर लीडर है, सड़कों पर आके वो तमाम नारेबाजी तो नहीं कर सकती ना, लेकिन हर प्रेस रिलीज में वो ST SC OBC वंचित समाज की बात करती है। आप जो है प्रेस रिलीज ट्विटर पे डालते रहिए और सड़क पे आवाज नहीं उठाइए। अच्छा, तो जो बहुजनों की जो दुर्गति हुई इसी वजह से हुए। कमी कुछ नहीं है, बस सतीश मिश्रा जी की पार्टी है आजकल, बहुजन समाज पार्टी, सतीश मिश्रा चला रहे हैं तो चलाएं सतीश मिश्रा। तो फिर सतीश मिश्रा पार्टी चला रहे हैं तो वोट भी ब्राह्मणों का लीजिए ना, फिर SC ST OBC का वोट क्यों लेना।
और बात चली थी जब मान्यवर कांसीराम साहब थे, बात चली थी उस समय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। पिछले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण सम्मेलन करा रही थी बहुजन समाज पार्टी। तो जनता सब देख रही है। ये तो अच्छी बात है ना, बहुजन से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो गया। तो सर्वजन का वोट लीजिए ना, ब्राह्मण सम्मेलन करा रही हैं तो ब्राह्मणों का वोट लीजिए, SC ST OBC का वोट क्या लेना। तो जो BSP का फुल फॉर्म है, बहुजन समाज पार्टी की जगह ब्राह्मण समाज पार्टी रख दीजिए, अगर ब्राह्मणों का ही वोट लेना है तो। आज भी इस देश का SC ST OBC समाज मायावती जी को सम्मान की नज़र से देखता है और चाहता है कि एक बार फिर जो बहुजन समाज पार्टी कांसीराम छोड़ कर गए थे, वह बहुजन समाज पार्टी फिर से खड़ी हो और इस देश में बहुजनों की आवाज़ बने। जो होता हुआ दिख नहीं रहा, निकट भविष्य में भी इसकी कोई संभावना मुझे तो नहीं लगती है। और आज की तारीख में देखिए, जो मामले बहुजन समाज पार्टी को उठाना चाहिए था, SC ST OBC का सवाल, जो मामला मायावती जी को उठाना चाहिए था, वो मामला राहुल गांधी उठा रहे हैं। कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। अब आप देखिए, दलित उत्पीड़न पर सवाल सबसे अधिक राहुल गांधी उठाते हैं, EVM पर सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों से पूछते हैं कितने SC ST OBC के लोग हैं, यह सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं। तो तमाम बहुजनों के सवाल आज की तारीख में, आप पूरी बात होने दें, बहुजनों के तमाम सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं। तो मैं अपने लोगों की तरफ से पूछना चाहता हूं, जो बहुजन की बात करेगा वो बहुजन पे राज करेगा, ये तो नारा हमने दिया है। तो आज बहुजन की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, जाति जनगणना से लेकर आरक्षण और EVM तक। तो बहुजन के पे राज राहुल गांधी क्यों न करें? क्यों नहीं बहुजन जो है इस देश का SC ST OBC, इनकी बात करने वाले राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाए। सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज वहीं हुई है जहां जहां कांग्रेस की पार्टी थी। तो बिल्कुल, जहां एट्रोसिटीज होती है वो आपराधिक मामले होते हैं, उससे ज्यादा BJP के राज में नहीं होते हैं। क्या एट्रोसिटी करना एक माइंड सेट है, वो माइंड सेट है, दिमाग में, लोगों के दिमाग में जाति भरी हुई है। तो वो आप भारतीय समाज में उसको कभी भी पार्टियों, जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, उस समय अशोक गहलोत के समय में 6 साल के बच्चे को नहीं पीट कर मारा गया था। किसने कहा कि कांग्रेस के राज में जाति उत्पीड़न नहीं होता? हर, चाहे किसी की भी सरकार हो, जाति उत्पीड़न होगा। और जितना अधिक इस देश का दलित जो है ताकतवर होगा, उतना अधिक दबाया जाएगा, उतना अधिक उत्पीड़न होगा। और कांग्रेस के राज में कम से कम मामले खुलकर सामने आ जाते हैं। उस उत्पीड़न का क्या करिए जो सामने नहीं आता है, जैसे वाइस चांसलर शेड्यूल कास्ट एक भी नहीं है, क्या ये उत्पीड़न नहीं है? विश्वविद्यालयों में जो है फेलोशिप बंद कर दी गई है SC ST OBC माइनॉरिटी की, क्या उत्पीड़न नहीं है? दलित बच्चों को PhD करने से रोका जाता है, उनको प्रोफेसर नहीं मिलते हैं, क्या ये उत्पीड़न नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में भी एक भी OBC जज नहीं है, क्या ये उत्पीड़न नहीं है? ये उत्पीड़न नहीं दिखता है। वो तो मेरिट की कमी है ना। हाँ, तो मेरिट कहाँ, कोई सिंह पूछ उगा होता है? मेरिट क्या होता है? जो भी आदमी मेरिट की बात करता है, उसका बच्चा को मेरे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा दीजिए, सब मेरिट का तेल 2 मिनट में निकल जाएगा। मेरिट क्या है? जिसको अवसर मिला मेरिटोरियस है, जिसको अवसर नहीं मिला मेरिट नहीं है। तो अवसर लेने का नाम है मेरिट। अच्छा, तमाम बहुजन सोशल एक्टिविस्ट की बात करें, फिलहाल वो सब कांग्रेस कर रहे हैं मोदी के डर की वजह से, या वाकई में सोशल जस्टिस की जो लड़ाई है वो कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है? ये दूसरा वाला पॉइंट आपने, मोदी के डर से जिनको जाना था वो तो BJP में चले गए। जो मोदी से डरा वो BJP में गया। जो कांग्रेस के पक्ष में खड़ा, इसका मतलब है आज सोशल जस्टिस की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं खुद आज की तारीख में मुझे लगता है कि अभी के समय में हम सबको कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए। इससे बढ़ के और क्या चाहिए? इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है, पार्टी का ब्राह्मण नेता राहुल गांधी रोज दलितों की बात कर रहे हैं, रोज पिछड़ों की बात कर रहे हैं, रोज आरक्षण की बात कर रहे हैं, रोज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। मोदी जी खुद OBC हैं, उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी की पहली राष्ट्रपति महिला बनाई। मोदी जी OBC नहीं है, मोदी जी को OBC के आगे ब्रैकेट में लगा सेल्फ अटेस्टेड। मोदी जी सेल्फ अटेस्टेड मोदी जी OBC हैं। खुद से जब सरकार थी जनरल से OBC में आ गए, तो सेल्फ अटेस्टेड OBC हैं। और अभी जो हमने कहा कि जो बहुजन की बात करेगा वो बहुजन पे राज करेगा। आप जो है ऐसे व्यक्ति को कोई पद दे दें जो गूंगा बहरा हो, तो उस बात का कोई मतलब नहीं है।
अगर ये सच में ओबीसी होते नरेंद्र मोदी तो जाति जनगणना की बात करते। अगर सच में मोदी ओबीसी होते, उनकी चिंता में होता कि देश सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज ओबीसी क्यों नहीं है। अगर सच में मोदी जी जो है ओबीसी होते तो वो मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशों को, अनुशंसाओं को लागू करने की बात होते। तो मोदी जी कितने ओबीसी हैं अब इस देश का ओबीसी समाज भी समझने लगा। आप मोदी जी को ओबीसी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप नहीं, खुद हम नहीं दे रहे हूँ, सेल्फ अटेस्टेड ओबीसी हैं। उन्होंने खुद अपना सर्टिफिकेट बनाया है। मोदी जी ने लिखा कि घांची जाति जो तेली का एक हिस्सा है वो आज से ओबीसी होगा, ठप्पा मार दिया अपना मुख्यमंत्री रहते हुए। तो वो सेल्फ अटेस्टेड ओबीसी है। मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं, उनका चाहे एंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री हो जो कि पूरे पृथ्वी पर कहीं नहीं पाया जाता है। पृथ्वी तो कम से कम नहीं है, लेकिन मैं मोदी जी पर शक नहीं करता हूँ। जब मोदी जी कह रहे हैं, इतना बड़ा आदमी कह रहा है जो कि धरती पर भक्तों के अनुसार भगवान का अवतार है, ठीक ही कह रहा होगा। हो सकता है धरती पर जो है इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं है। चंद्रमा, मंगल, दुनिया में इतने, इस सौरमंडल में कोई किसी ग्रह पे होती होगी पढ़ाई जिसकी डिग्री है मोदी जी के पास। मोदी जी इतने बड़े आदमी हैं, इतने महान नेता हैं, झूठ थोड़े ही बोलेंगे, दूसरे ग्रह पे होगा। आप बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि जातीय जनगणना बीजेपी नहीं कराना चाहती है। कांग्रेस लगातार बहुजन मुद्दों की बात कर रही है। बहुजन नेता क्या कर रहे हैं? आप तो लगातार लंबे समय से राउंड टेबल कर रहे हैं, लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। तो लोगों के इतने तमाम संगठन होने के बाद, तमाम एमपी एमएलए होने के साथ साथ क्यों बहुजन राजनीति कमजोर हो रही है? आप देखिए, बहुजनों का सामाजिक आंदोलन दिनों दिन और मजबूत हुआ है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई शुबहा नहीं है, कोई शक नहीं। सामाजिक आंदोलन के तौर पर बहुजन आंदोलन भले मजबूत हुआ है। राजनीतिक तौर पर अभी भी यह आंदोलन उतना मजबूत नहीं हुआ है जितना मान्यवर कांशीराम साहब ने ड्रीम किया था, जितना सोचा था उतना नहीं हो पाया है। बाकी जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इतना तो जरूर कर दिया, हम जैसे लोगों ने ईवीएम बोलते रहे, इतना बोला कि जो है राहुल गांधी अब बोल रहे हैं ईवीएम के बारे में। हम लोगों ने जाति जनगणना के बारे में सामाजिक मंच पे, सामाजिक प्लेटफॉर्म पे इतना बोला कि आज जाति जनगणना राजनीतिक सवाल है, राहुल गांधी जाति जनगणना पे अपनी सभाओं में बोल रहे हैं। तो हम लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हम लोगों को जो काम करना चाहिए हम लोग पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। अब राजनीतिक दलों को यहाँ से आगे ले जाना पड़ेगा, अब उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। असल में क्या है कि भारत को जातियों में इस कदर बांट दिया गया है और इसका राजनीतिक लाभ बीजेपी ले रही है। छोटी छोटी जातियों को पद प्रतिष्ठा देकर, उन जातियों का वोट लेकर, जातियों को आपस में परिवार में तोड़कर, फिर राजनीतिक दल जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं उसमें टूट फूट करके, इस तरह से बहुत गंदे किस्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। खासतौर पे धर्म की जो राजनीति कर रही है वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो वो राजनीति का दूसरा स्वरूप है। ये आरोप तो इंडिया गठबंधन पर भी लग सकता है कि अगर बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है तो इंडिया गठबंधन जाति की राजनीति कर रहा है इस बार। नहीं, जाति की राजनीति तो जाति के भले के लिए, और जाति की बात करना, जाति के भले की बात करना, अगर जाति की राजनीति करना है तब तो अच्छी राजनीति है, तो सब पार्टी करे। जब मोदी खुद ही प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हम जो है ओबीसी हैं, अमित शाह जो है जाते हैं मोदी सम्मेलन में, गुजरात में पिछले साल गए थे, गुजरात में मोदी सम्मेलन में खुद ही जा रहे हैं लोग, तो ये विपक्ष पे क्या आरोप लगाएं? विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो जाति की भागीदारी की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपील कर रहा हूँ, कम से कम इस चुनाव में इस देश के बहुजनों को, मैं कांग्रेस पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, लेकिन अपने समाज का हित कहाँ है मुझे पता है। आज की तारीख में इस देश के बहुजनों को, SC ST OBC माइनॉरिटी को एक मुश्त कांग्रेस पार्टी के पक्ष में खड़े हो जाना चाहिए, राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हो जाना चाहिए। ये वो दौर नहीं है कांग्रेस इक्वल टू बीजेपी, ये दौर नहीं है। क्योंकि आज हम लोगों की जिंदगी में जो बदलाव आया, जो भी वीडियो देख रहा है, अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी है, किसी ने नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। दलितों के लिए फेलोशिप, स्कॉलरशिप, दलितों के लिए जितनी योजनाएं हैं, ट्राइबल्स के लिए ट्राइबल सब प्लान, राशन की राशन में जो है आरक्षण, चाहे हर कहीं, चाहे सरकारी संस्थान खड़े करने हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, जो कुछ भी इस देश के खास तौर पे दलितों की जिंदगी में बदलाव आया, मैं उसके केंद्र में कांग्रेस को देखता हूँ। इस बात से किसी को परहेज और एतराज भी नहीं होगा। और आज की तारीख में भी बहुजनों की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होने का समय है, क्योंकि यह बहुत नाजुक दौर है।
राहुल गांधी अगर बहुजनों की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी के साथ खड़े होना पड़ेगा, उसको मजबूत करना पड़ेगा, कमजोर नहीं करना पड़ेगा। आज अगर एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे बड़ा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित समाज का व्यक्ति है, उस पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि वह पार्टी आज किसी ब्राह्मण की पार्टी नहीं है, वह पार्टी आज एक दलित की पार्टी है, मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी है। इसलिए देश के दलितों पिछड़ों को खड़गे जी के साथ खड़ा होना चाहिए। हम लोगों की आज की तारीख में अगर राजनीति बदलनी है, अगर मनुवादियों को सत्ता से हटाना है, राहुल गांधी के साथ खड़ा होना, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होना होगा। मैं खुलकर कहता हूँ। हमारे चैनल को आप घोषित करवा देंगे कांग्रेसी चैनल है। अब जिनको जो घोषित करना हो करें, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देश को अगर बचाना है तो ये तो मेरी व्यक्तिगत राय है, बाकी आप खुद तय करें। मुझे जो लगता है मैंने कहा। तो ये थे डॉक्टर ओम सुधा। उन तमाम मुद्दों पे बात की जो 24 के चुनाव को लेके जनता के जहन में घूम रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा हो, ईवीएम का मुद्दा हो, और किस नेता को वोट दें। डॉक्टर ओम सुधा ने कहा जो बहुजन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। फिलहाल तो बहुजन समाज के जो हक अधिकारों पर बात करेगा, नेता वही चुनिए। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।